हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट 1 कक्षा 10 इतिहास, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 18 क्वेश्चन है, 18-19 क्वेश्चन है। और मैं ये बता दूं कि अगर चैप्टर 1 में से कोई क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, वो इसी के अंदर से आएगा 101%। ओके जी। और आपको एक और बात बता दूं, मैं ये पूरा का पूरा चैप्टर है ना, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ विद नोट्स, एक एक चीज़ कवर करवा चुका हूँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज़रूर देखना, तभी आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा। ओके जी। एक और बात यार, मैं इसके 1 मार्क्स क्वेश्चन भी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो क्योंकि आपको इंग्लिश में तो मिल जाता है बट हिंदी में एमसीक्यू वगैरह नहीं मिलते, तो मैंने आपके लिए हिंदी में अपलोड करे एमसीक्यू, तो वो वीडियो भी आपको नीचे मिल जाएगी। और मैं बता दूँ यार, ये लास्ट वीडियो है, ठीक है, हिस्ट्री के लिए। मेरे कहने का मतलब, इस वीडियो के बाद आपका हिस्ट्री का सारा खत्म हो जाएगा, मतलब सिलेबस। मैं चैप्टर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एमसीक्यू भी अपलोड कर चुका हूँ, 3 मार्क्स 5 मार्क्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो बस आपको अब प्रैक्टिस करनी है, आपको बस अब लर्न करना है। ठीक है, ओके यार। एक और बात बता दूँ, कल है ना, मैंने जो सीबीएसई ने पब्लिश किया था ना सैम्पल पेपर, हर साल सीबीएसई ऑफिशियल एक सैम्पल पेपर पब्लिश करती है जिससे बच्चों को आइडिया लग जाए ब्लूप्रिंट वगैरह के बारे में। तो कुछ बच्चों ने बोला कि सर हिंदी में नहीं है क्या? नहीं दोस्त, हिंदी में सीबीएसई अपलोड नहीं करता, ठीक है, पब्लिश नहीं करता सैम्पल पेपर। बट डोंट वरी, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। हिस्ट्री का तो खत्म हो चुका है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट का खत्म हो चुका है आपका। तो मैं अब क्वेश्चन पेपर अपलोड करूँगा, ठीक है, और वो जो है वो हिंदी में भी होंगे। मेरे कहने का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बेशक हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना पड़े, क्वेश्चन भी और आंसर भी, क्योंकि आपको कहीं भी इंग्लिश में तो मिल जाएंगे बट हिंदी में क्वेश्चन पेपर नहीं मिलते, ना ही उसके आंसर मिलते हैं। तो मैं दोनों की दोनों काम करूंगा, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को। ठीक है, ओके जी। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि जोसेपी मत्सिनी पर टिप्पणी करे। जोसेपे मत्सिनी कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012, 15 और 18 में तो आया हुआ भी है, और इंपॉर्टेंट तो वैसे है ही, मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो जोसेपे मत्सिनी कौन था? तो ये रहा जी आपका आंसर। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि जोसेपे मत्सिनी एक क्रांतिकारी था। ठीक है, उसका जन्म 1807 जिनेवा में हुआ था। वह एक कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बना, ठीक है, शुरुआत में, और 24 साल की आयु में लिगुरिया में क्रांति करने की वजह से उसको बहिष्कार कर दिया गया, निकाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद उसने 2 भूमिगत संगठन बनाए जिसका नाम था यंग इटली और यंग यूरोप। जो यंग इटली बनाया था वो मरसई में बनाया था, और जो उसने यंग यूरोप बनाया था वो बर्न में बनाया था। ओके जी, ओके। और वो चाहता था कि यूरोप के छोटे छोटे जो राज्य हैं उसको मिलाकर एक बड़ा, एक एकीकृत गणराज्य जिसका नाम है इटली, वो बनाया जाना चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया। 3 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपके सामने, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो आप। ओके, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? क्वेश्चन एकदम सिंपल है, और याद होगा आपको, जब मैंने एक बार टेस्ट वगैरह लेना स्टार्ट किया था ना, तो मैंने आपको ये बोला था कि ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैंने लिखा नहीं क्योंकि 3-4 बार तो आया हुआ ही था। ओके, तो अब मैं आपको बता दूं इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन देखो सिंपल सा है, दोबारा सुन लो कि 1848 में जो क्रांति हुई थी ना, जो उदारवादियों ने करी थी, मैं आपको बताऊंगा उदारवादी कौन है, तो उसका क्या अर्थ लगाया जा सकता है, और उदारवादी की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मांगे या विचार क्या थे। ठीक है, तो ये रहा जी इसका आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले तो उदारवादी का मतलब क्या होता है? ठीक है, उदारवादी को इंग्लिश में कहते हैं लिबरलिज्म। ठीक है, लिबरलिज्म एक लातिन शब्द जिसका अर्थ है लिबर, उससे निकला है। ठीक है, और लिबर का अर्थ होता है आज़ादी। ठीक है, तो उदारवादी जो लोग होते हैं वो आज़ादी चाहते हैं। ठीक है, 1848 में जो क्रांति हुई थी, ठीक है, जो उदारवादियों ने करी थी, उसका प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्य वर्गों द्वारा किया गया था, और गरीब किसान, मजदूर ने भी उनका साथ दिया था, ताकि यूरोपीय देश में उनकी संविधानवाद और राष्ट्र राज्य की मांग को पूरा किया जा सके। समझ आ गया ना आपको? तो उदारवादी जो लोग थे वो आज़ादी चाहते थे। 1848 में जो क्रांति हुई थी, ठीक है, उसका प्रतिनिधित्व शिक्षित मध्य वर्ग ने किया था, गरीब किसान और मजदूरों ने भी उनका साथ दिया था, ताकि जो यूरोप के देश है उनमें संविधानवाद लाया जा सकते हैं, यानी संविधान लाया जा सके, और राष्ट्र राज्य बनाया जा सके यूरोप के अलग अलग राज्यों को, अलग अलग देशों को। ठीक है जी, क्लियर हो गया? आई होप ये समझ आ गया हो आपको। अब इनके कुछ विचार देख लेते हैं, उनकी कुछ मांगे देख लेते हैं। ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे उदारवादी थे ना, उनकी जो राजनीतिक मांगे थी वो क्या क्या थी? सबसे पहले तो वो कहते थे व्यक्तिगत आज़ादी होनी चाहिए, कहीं भी जा सको, कुछ भी खा सको, कुछ भी पहन सको, कुछ भी बोल सको। ठीक है, सेंसरशिप वगैरह नहीं होनी चाहिए। दूसरा उनका कहना था कि कानून के समक्ष सबको बराबरी होनी चाहिए।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर नोबल ने यानी हमारे कुलीन वर्गों ने कुछ किया तो उसको छोड़ दिया जाए और गरीब किसान ने किया तो उसको पकड़ लिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून के समक्ष सबको बराबरी होनी चाहिए, सेम अधिकार होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट जो हमारे उदारवादी है उनका कहना था, जो उनकी राजनीतिक विचार थे वो ये कहते थे कि संविधान होना चाहिए और प्रतिनिधित्व संसद होनी चाहिए, यानी संविधान होनी चाहिए, एक बुक होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग सारा का सारा काम चले, और नॉर्मल लोग हैं वोट दे के जिन लोगों को चुने, ठीक है, वही कानून बनाए। तो यही होता है प्रतिनिधि संसद। ओके जी, लास्ट पॉइंट है हमारे राजनीतिक विचार का, वो ये है कि राष्ट्र राज्य होना चाहिए, उसी के साथ लिखित संविधान होना चाहिए। मतलब राष्ट्र राज्य तो होना ही चाहिए और साथ में लिखित संविधान भी होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्र राज्य आपको पता है ना क्या होता है, जहाँ पर एक जैसे लोग रहते हो, एक भाषा बोली जाती हो, ठीक है, एक कल्चर हो, एक संस्कृति हो, इसी को हम राष्ट्र राज्य कहते हैं। ओके, अगर मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ना तो आप सेटिंग से जाके, ठीक है, यूट्यूब में मतलब सेटिंग पे जाके थोड़ी वीडियो मतलब स्लो कर लेना, ठीक है, अगर मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो। ओके, तो ये हो गई आपकी राजनीतिक विचार। अब बात करते हैं आर्थिक विचार की, यानी पैसे से रिलेटेड। तो जो हमारे उदारवादी थे वो क्या चाहते थे कि बाजार की स्वतंत्रता होनी चाहिए। पहले क्या था, जो राजा होता था वही बताता था कि जी आप व्यापार कर सकते हो, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। तो हमारे उदारवादी ये कहते थे कि बाजार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, कोई भी बाजार में चीज़ें जाकर बेच सके और ख़रीद सके, राजा का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट तो वो ये चाहते थे। दूसरा जो हमारे उदारवादी थे आर्थिक विचार, उनका ये था कि राज्यों में मांग और पूंजी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाए। इसका मतलब है पहले क्या होता था, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ना प्रतिबंध थे, कोई भी आप माल एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं ले जा सकते थे, प्रतिबंध थे। तो हमारे जो उदारवादी थे वो ये कहते थे कि इन प्रतिबंध को हटा दिया जाना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, जो आर्थिक विचार है जो उदारवादी चाहते थे, वो ये चाहते थे कि निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। पहले राजा क्या करता था, राजा के लिए कुछ निजी संपत्ति नहीं होती थी। अगर वो देखता था उसको ये ज़मीन पसंद आ गई तो ये ज़मीन अपने अंडर ले लेता था, और उस बंदे को जिसकी वो ज़मीन थी उसको कुछ नहीं देता था। तो हमारे जो उदारवादी जो लोग थे वो ये कहते थे कि निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता होनी चाहिए। इसका मतलब निजी संपत्ति अनिवार्य होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो निजी संपत्ति है तो कोई भी उसे ना ले सके, चाहे वो राजा हो, रानी हो, चाहे कोई भी हो। अगर किसी बंदे की कोई निजी संपत्ति है तो उसे कोई ना छीन सके, ठीक है। तो इस चीज़ पर वो बल देते थे हमारे उदारवादी। तो ये थी इनकी आर्थिक विचार। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं उनके सामाजिक विचार। तो समाज के बारे में वो क्या चाहते थे, तो सबसे पहली चीज़ वो समाज के अंदर वो ये चाहते थे कि बंधुआ मजदूरी होती है ना, उसे ख़त्म कर दिया जाए, और साथ ही में जो जन्म से विशेष अधिकार है ना उनको भी ख़त्म कर दिया जाए। तो ये दोनों वो चीज़ें चाहते थे। सामाजिक विचार जो हमारे उदारवादी थे उनके यही थे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो यार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके जी, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद आए मुख्य बदलावों की व्याख्या करें। 10, 13, 16 दिल्ली में आया हुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है, मैं आपको बता ही चुका हूँ वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है। तो फ्रांस में आपको पता है 1789 में क्रांति हुई थी, हमारे लुई 16 को हटा दिया गया था, ठीक है। और अब क्या था, और जो फ्रांस था वो एक आज़ाद बन चुका था, आज़ाद देश बन चुका था, ठीक है, लुई 16 के हटने के बाद। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, उसके बाद क्या क्या बदलाव आए, ठीक है। या आपको क्वेश्चन थोड़ा सा बदल के दिया जा सकता है, क्वेश्चन बदल के ये दिया जा सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। दोनों सेम ही बात है, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या बदलाव आए और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या बदलाव किए सामूहिक पहचान के लिए, एक ही बात है, ठीक है। अब आते हैं इसके आंसर पर, ठीक है। तो हमारे जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद आए बदलाव थे वो ये है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाले पॉइंट नहीं लिखना, सबसे पहले आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद सबसे पहले तो पितृभूमि और नागरिक, पितृभूमि ला पैट्रिया इंग्लिश में नहीं फ्रेंच में बोला जाता था, ला पैट्रिया जिसका अर्थ है पितृभूमि, और ला सिटोयन जिसका अर्थ है नागरिक। इन विचारों को फैलाया गया ताकि लोगों में एक संयुक्त समुदाय की भावना को उजागर किया जा सके। देखो जैसे कि हम भारत है, ठीक है, हम कहते हैं कि भारत हमारी ज़मीन है, भारत हमारी माता है, और ये हर धर्म का बंदा कहता है, ठीक है, हर जाति का, हर लैंग्वेज बोलने वाला भारत के अंदर बोलता है, ठीक है। तो इससे क्या है, एक सामूहिक पहचान है हमारी ये, ठीक है। हम बेशक अलग अलग हैं, बट मैं भी अगर अपनी ज़मीन से प्यार करता हूँ, आप भी अपनी भारत की ज़मीन से प्यार करते हो, तो ये हमारे में कॉमन है। तो ऐसे ही विचार को हमारे फ्रांस में भी प्रचलित किया गया ताकि लोगों में एक सामूहिक पहचान बनाई जा सके। तो पहला पॉइंट तो आपको ये लिखना है कि पितृभूमि और नागरिक यानी ले सिटोयन का जो आइडिया था, का जो विचार था, उसको फैलाया गया। उसके बाद जो
फ्रांसीसी क्रांति के बाद आया बदलाव था वो ये था कि सत्ता राजतंत्र से लोगों के पास आ गई। पहला लुई 16 था बट अब लोगों के पास आ गई। दूसरा है कि एक नया राज्य ध्वज यानी एक नया फ्लैग जो था वो आया, जैसे कि आपको पता है कि नीला, सफ़ेद और लाल कलर का एक न्यू फ्लैग आया, ठीक है। उसके बाद क्या था कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। पहले क्या थे, अलग अलग थे। जो नोबल था अगर वो कुछ करता था तो उसको सज़ा नहीं दी जाती थी, बट अगर वही काम कोई गरीब किसान करता था तो उसको सज़ा दी जाती थी। बट उसके बाद क्या था कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। ओके, इसके साथ क्या था कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया। एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो टैक्स लगता था ना उसको भी समाप्त कर दिया गया। साथ ही में नई स्तुतियाँ रची गई। अब इस स्तुतियों का मतलब क्या होता है, ट्यून, राइम। जैसे कि आपने सुना हो, जैसे भारत के अंदर राष्ट्रगान है, ठीक है, और वंदे मातरम है, तो ऐसे ही फ्रांस में भी रची गई, क्योंकि देखो हमारा राष्ट्रगान है, भारत का हर व्यक्ति उसकी रिस्पेक्ट करता है। तो वैसे ही हमारे फ्रांस के अंदर भी अलग अलग होने के बावजूद भी स्तुतियाँ वगैरह रची गई ताकि सारी की सारी लोग उन स्तुतियों की, उन सॉन्ग्स की रिस्पेक्ट कर सके और उनमें एक पहचान आ सके, सामूहिक पहचान आ सके, ठीक है। ओके, शपथ ली गई और शहीदों का गुणगान किया गया, ठीक है। भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई, ठीक है, ये भी किया गया। पहले अलग अलग एरिया में, फ्रांस के अलग अलग एरिया में क्या थे, अलग अलग नापने की जो थी वो टेक्निक यूज़ की जाती थी। बट अब क्या था कि भार और नापने की एक व्यवस्था लागू कर दी गई, एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये कभी नहीं भूलने वाला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, कि फ्रेंच को एक राष्ट्रभाषा बना दिया गया। पहले अलग अलग भाषा बोली जाती थी, फिर बोला गया कि फ्रेंच को एक राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, और फिर फ्रेंच को एक राष्ट्रभाषा बना दिया गया। और लास्ट पॉइंट यह है कि स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया गया और स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। तो ये सारे के सारे बदलाव थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आए थे, फ्रांसीसी क्रांति के बाद आए थे। ओके जी, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन द्वारा जीत लिए गए क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने फ्रांसीसी शासन पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। तो आपको पता ही है कि लुई 16 के हटने के बाद अपना एक जैकोबिन क्लब भी आया था, मतलब लोगों के पास आ गई थी पावर, ठीक है, नेशनल असेंबली के पास। उसके बाद है ना जैकोबिन क्लब के पास पावर रही थी। उसके बाद 1799 में, यानी 1789 में तो लुई 16 हटा था, और उसी के 10 साल बाद 1799 में एक लीडर आया जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। उसने कब्जा कर लिया था हमारे फ्रांस पे, बहुत सारा एरिया फ्रांस का जीत लिया था, ठीक है। तो कुछ लोग जो थे वो नेपोलियन बोनापार्ट से खुश थे और कुछ लोग जो थे नेपोलियन बोनापार्ट से खुश नहीं थे, ठीक है। तो जो नेपोलियन का जो फ्रांस का शासन था ना, उसमें लोगों की मिश्रित प्रतिक्रिया थी। अब क्वेश्चन ये आता कि कुछ लोग खुश क्यों थे। नेपोलियन के फ्रांसीसी शासन में कुछ लोग इसलिए खुश थे क्योंकि जो नेपोलियन था वो 1804 के अंदर एक नागरिक संहिता लेकर आया था, ठीक है, जिसमें लोगों को बहुत अच्छे अच्छे कानून मिले थे, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारे व्यापारी थे, ठीक है, उनका बहुत फ़ायदा हो रहा था, तो इसलिए जो लोग थे वो खुश थे, ठीक है। अब जो नेपोलियन जो शासन था उसमें कुछ लोग जो थे वो नाराज़ भी थे, नाखुश भी थे। अब वो लोग कौन थे, ठीक है, मैं आपको बता दूं, नेपोलियन के शासन को लेकर कुछ लोग जो थे वो खुश नहीं थे, ठीक है। वो क्यों खुश नहीं थे, क्योंकि जो हमारा नेपोलियन था ना, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ओके, तो हमारा जो नेपोलियन था उसने क्या किया था, कर बढ़ा दिया था, सेंसरशिप लगा दी थी, यानी कोई भी नेपोलियन के खिलाफ नहीं बोल सकता। और साथ ही में लोगों को उसने जबरन फ्रांस की सेना में भरना शुरू कर दिया था। तो इसलिए जो लोग थे उससे परेशान थे। खुश क्यों थे, क्योंकि अच्छे अच्छे कानून लेकर आया था, और साथ ही में जो गरीब किसान थे और जो हमारे व्यापारी थे उनका फ़ायदा हो रहा था। और नाखुश इसलिए थे, कर बढ़ा दिया था, सेंसरशिप लगा दी थी और जबरन फ्रांस की आर्मी में भर्ती कर रहा था। ओके जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। नेपोलियन की 1804 की नागरिक संहिता को स्पष्ट करें। मैंने अभी अभी बताया था कि जो नेपोलियन था वो 1804 के अंदर कुछ कानून लेकर आया था, कुछ अच्छे कानून लेकर आया था जिससे लोग उससे बहुत खुश थे। अब वो कानून क्या क्या थे, देखो जी, तो वो कानून थे अपने ये सारे के सारे, ठीक है। 1804 के अंदर जो नेपोलियन था वो ये सारे के सारे कानून लेकर आया था। क्या क्या कानून लेकर आया था, पहले तो जन्म से आधारित जो सभी विशेष अधिकार है ना उसको समाप्त कर दिया जाए, कानून के समक्ष सबको बराबरी दी जाए, संपत्ति के अधिकार का सुरक्षित बनाया। पहले क्या था, वही संपत्ति राजा रानी के अंडर आ जाती थी, बट उसको फिर सुरक्षित बनाया इसने, संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। प्रशासनिक विभाजनों को स्वतंत्र बनाया, ठीक है, अलग अलग राज्य में अलग अलग सिस्टम चलाने की अनुमति दे दी इसने। ओके, समानती व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, जो मतलब फ्री में काम करते थे ना उसको समाप्त कर दिया गया, मतलब गरीब किसानों को फ्री में काम करना पड़ता था उसको समाप्त कर दिया गया। और साथ ही में किसान को भू दासव्य और जागीरदारी शुल्कों को समाप्त किया,
ठीक है, इसका मतलब है पहले क्या थे, किसान को, राजा वगैरह को टैक्स देना पड़ता था ना, जो पहले के जो बचे हुए थे उसको भी समाप्त कर दिया गया और बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया कि अब से आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और साथ ही में यातायात और आवागमन में सुधार किया गया। तो ये सारे के सारे बदलाव थे जो हमारे नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे 1804 में। ठीक है जी, और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको ना थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा होगा, आप थोड़ा समझ नहीं पा रहे होगे कि सर ये तो वही बदलाव है ज़्यादातर जो कि 1789 में नेपोलियन जो अपना लुई 16 था उसके हटने के बाद हुए थे, तो ये दोबारा ही क्यों ला रहा है, जब पहले से कानून थे तो अब क्यों ला रहा है। एक्चुअली में जब हमारा लुई 16 हटा था ना, तो ये सारे के सारे कानून ज़्यादातर इसमें से हमारी नेशनल असेंबली लेकर आई थी, पर वो ज़्यादा दिनों तक चले नहीं क्योंकि उसके बाद जैकोबिन क्लब आ गया, फिर उसने अपनी मनमानी करी। तो जब हमारा नेपोलियन बोनापार्ट आया तो वो दोबारा से ये कानून लेकर आया था। ठीक है, और उस टाइम पालन भी नहीं होता था, जब नेशनल असेंबली थी तो इतना ज़्यादा पालन भी नहीं होता था, बट जो हमारा नेपोलियन बोनापार्ट था उसने कहा कि इसका अच्छे से पालन होना चाहिए। ओके जी, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। 1830 के दशक में यूरोप द्वारा सामना की गई किसी भी 3 आर्थिक कठिनाइयों का वर्णन करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे ही आंसर पे लेके जाऊँगा बट मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। देखो 3 परेशानियाँ थी जो यूरोप के जो लोग थे वो 1830 के दशक में झेल रहे थे। जो पहली प्रॉब्लम थी वो ये थी कि बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो गई थी। ठीक है, इसी बेरोज़गारी के कारण जो थे बहुत सारे लोग गांव से शहरों में आ रहे थे। पहला पॉइंट तो ये था कि बेरोज़गारी की जो प्रॉब्लम थी, जो कठिनाई थी, उसका सामना करना पड़ रहा था। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि ना यूरोप के अंदर जो छोटे छोटे जो लोग काम करते थे ना, छोटे छोटे जो अपने मज़दूर जो व्यापारी काम करते थे ना, ठीक है, तो वो चीज़ें बनाते थे और बेचते थे। बट कुछ समय बाद क्या होने लगा कि अपना जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड से चीज़ें आने लगी जो कि बहुत सस्ती हुआ करती थी, जिससे जो व्यापारी थे, ठीक है, जो हमारे यूरोप के व्यापारी थे, उनको बहुत नुकसान होने लगा। तो ये एक दूसरी कठिनाई थी जो हमारे यूरोप के व्यापारी फेस कर रहे थे। और जो तीसरी प्रॉब्लम थी ये थी कि ना जो प्राइजेस थे, ठीक है, जो चीज़ों के दाम थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। ऊपर से जो हमारी फसल थी वो भी ख़राब हो गई थी, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। ठीक है, और उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। अब मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो जी, सबसे पहले तो बेरोज़गारी, जनसंख्या बढ़ रही थी, बेरोज़गारी बढ़ रही थी, और साथ ही में मैंने आपको बता दिया इंग्लैंड से जो आ रही थी मशीनों से बनी चीज़ें वो सस्ती होती थी। ठीक है, तो इससे जो हमारे लघु उत्पादक थे ना उनको बहुत नुकसान हो रहा था। ठीक है, और साथ ही में जो चीज़ें थी उनका दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम थी वो हमारे जो प्रोड्यूसर थे या जो लोग थे कहाँ के, यूरोप के, वो फेस कर रहे थे। ओके जी, तो ये आंसर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 1815 की वियना संधि के बाद फ्रांस में आए बदलावों की व्याख्या करें। यानी 1815 के बाद वियना संधि, वियना संधि है ना, आपको याद है ना 1815 में क्या हुआ था, अब नेपोलियन बोनापार्ट आया था ना 1799 में, तो वो भी हट गया। कब? 1815 में। 1815 में एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम था बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू की जंग हुई थी जिसमें हमारा जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो हार गया था। तो उसके बाद है ना एक वेने की संधि हुई थी। तो इस वेने की संधि में क्या क्या बदलाव हुए तो वो आपसे पूछ रहा है। 16 और 19 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2016 और 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेने की संधि के बाद क्या क्या बदलाव आए। तो ये सारे के सारे बदलाव जो थे वो वियना की संधि के बाद आए। तो ये देखो लिखा है ना कि 1815 वियना संधि, तो ये सारे के सारे बदलाव आए। क्या बदलाव आया? पहला तो बोर्बो राजवंश की सत्ता वापस आ गई। इसका क्या मतलब है? आपको याद है ना 1789 से पहले कौन था? अपना लुई 16 था, और वो कौन से खानदान से था, कौन से राजवंश से था? वो बोर्बो खानदान से था, राजवंश से था। तो दोबारा से उसकी सत्ता वापस लाई गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। मतलब नेपोलियन जब था ना, उसने जिस जिस इलाकों पर कब्जा किया था उन सबको फ्रांस को छोड़ना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। इसका मतलब है फ्रांस के जो टेरिटरी थी ना, बाउंड्री थी, उसमें बहुत अलग अलग राज्य लगा दिए। ठीक है, अलग अलग स्टेट बना दी ताकि जो फ्रांस से अपना एरिया ना बढ़ा पाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रशा मैं आपको बता दूं कि 1815 में जो नेपोलियन हारा था ना, उसको 4 कंट्रियों ने हराया था, जिसको मैं प्रैप बोलता हूं। ठीक है, बड़ा सिंपल है लर्न करने में। पी से प्रशा यानी प्रूशिया जिसे बोला जाता था। ठीक है, आर से रशिया, ए से ऑस्ट्रिया, और बी यानी बी से होगा अपना ब्रिटेन। तो इन 4 कंट्रियों ने मिलकर हराया था किसको? हमारे नेपोलियन बोनापार्ट को, फ्रांस को। ठीक है, और जब अपना जो नेपोलियन था वो हार गया था इनसे,
ठीक है। तो इन कंट्रियों को भी कुछ ना कुछ मिला था, जैसे प्रशा को पश्चिमी सीमा, ठीक है, पर कुछ महत्वपूर्ण इलाके दिए गए। ऑस्ट्रिया को भी इटली पर नियंत्रण सौंपा गया, ठीक है। रूस को पोलैंड का कुछ हिस्सा मिला, याद रखना, रूस को है ना पोलैंड का हिस्सा मिला, ये याद रखना क्योंकि अभी इसके बारे में बात आएगी, ठीक है। बट एक चीज़ थी जिसको वैसे का वैसे ही रहने दिया, क्या थी वो? नेपोलियन ने है ना 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया था जर्मनी में, तो उसको वैसे का वैसे रहना दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो जो हमारी यूरोपीय पावर थी, जो प्रैप की कंट्रियाँ थी, उनको सही लगा और उनको लगा कि ये बदलाव अच्छा किया नेपोलियन ने, तो उसको वैसे का वैसे ही रहने दिया गया। ओके जी, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनान क्रांति की व्याख्या करें। अब ये यूनान क्रांति क्या थी, ठीक है, आपको शायद याद होगा यूनान क्रांति, तो ये अपना यूनान क्रांति है, ठीक है। ये आपको बार बार पूछा जाएगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा सिंपल है, बड़ा छोटा है। देखो यहाँ से शुरू हो और यहाँ पर अपना ख़त्म है, बिल्कुल, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 4-5 पॉइंट। अब ये यूनान क्रांति है क्या? एक्चुअल में 15वीं शताब्दी से है ना जो यूनान था वो ऑटोमन का हिस्सा था। ऑटोमन एक मुस्लिम एम्पायर था, ठीक है, मुस्लिम एक साम्राज्य था, ठीक है। यूनान की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 में शुरू हुआ, ठीक है। पर जो यूनान के जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक स्वतंत्रता संग्राम शुरू कर दिया, ठीक है। उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, कब? 1821 में, ठीक है। इसी के साथ जो कवि थे और जो कलाकार थे ना, उन्होंने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया और यह बताकर उसकी प्रशंसा की और विद्रोह किया, ठीक है। मतलब लोगों में एक तरह से जो राष्ट्र राज्य की जो भावना होती है ना, देशभक्ति की भावना होती है, वो जगाने के लिए उन्होंने बोला कि हम जो हैं एक बहुत पुरानी सभ्यता हैं, ठीक है, और हमें अपने आप को अलग करवाने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कवि लॉर्ड बायरन ने युद्ध के लिए धन इकट्ठा किया, ठीक है। मतलब जो युद्ध के लिए ऑब्वियसली बात है, आपको हथियार वगैरह चाहिए होते हैं लड़ाई वगैरह करने के लिए, ठीक है। तो 1821 में, ठीक है, हमारे जो लॉर्ड बायरन थे उन्होंने युद्ध के लिए कुछ पैसे कुछ धन इकट्ठा करना शुरू किया, परंतु बुखार के कारण 1824 में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। परंतु जो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम था वो जारी रहा और 1832 में आखिरकार जो हमारा यूनान था वो एक स्वतंत्र देश बन गया, ठीक है। और जब वो एक स्वतंत्र देश बना तो एक संधि हुई जिसका नाम है कुस्तुनतुनिया की संधि, ठीक है। कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी 1832 में, जिसके बाद जो हमारा यूनान था उसको एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी गई। ये याद रखना, कुस्तुनतुनिया की संधि याद रखना, क्योंकि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। वैसे तो मैंने एमसीक्यू में क्लियर करवाया है, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, बट फिर भी याद रखना आप, ठीक है। तो ये आपका यूनान क्रांति हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, फ्रांस में हुई जुलाई क्रांति की व्याख्या करें। ओके जी, अब ये रही फ्रांस की जुलाई क्रांति। ये 1930 लिखा है, 1930 नहीं 80 है, यानी मतलब 1830 है, उसको सही कर लेना यार, ठीक है। ओके जी, अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये थोड़ा सा समझना मेरी बात को। हमारा 1789 में क्रांति हुई, लुई 16 हटा, ठीक है। उसके बाद नेशनल असेंबली आई। नेशनल असेंबली को हटाया किसने? हमारे जैकोबिन्स ने, यानी रॉबेस्पियर ने, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर नाम था उसका। उसका शासन 1 साल तक रहा। उसके बाद क्या था कि क्या आ गई, डायरेक्टरी रूल आ गया, ठीक है। उसके बाद आया अपना नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट आया 1799 में, ठीक है, ये याद रखना। पहले कौन था, बेशक साल याद मत रखो, बट याद रखो कौन कौन कब कब आया था। अपना सबसे पहले तो आया था लुई 16, 89 में लुई 16 हट गया। फिर आया अपनी नेशनल असेंबली हट गई। फिर अपना मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, फिर वो हट गया। फिर डायरेक्टरी रूल, फिर वो हट गया। फिर अपना आया था 1799 में कौन, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट कब हटा था, वियना की संधि कब हुई थी, 1815 में, प्रैप की कंट्रियों ने उसको हराया था, ठीक है। तो 1815 में अपना नेपोलियन बोनापार्ट हट गया, ठीक है। तो 1815 में जो नेपोलियन बोनापार्ट हटा था, तो याद है ना आपको, नेपोलियन बोनापार्ट जब हटा था तो जो प्रैप की कंट्री थी उन्होंने क्या किया था, दोबारा से बोर्बो जो खानदान का राजवंश था उसको दोबारा से सत्ता दे दी गई थी, यानी जो बोर्बो राजवंश का राजा था उसको दोबारा से स्थापित कर दिया गया था। यही हुआ था 1815 में। अब क्या हुआ, 1830 में, यानी उसी के 15 साल बाद दोबारा से एक क्रांति हुई, ठीक है, जिसको जुलाई क्रांति बोला जाता है। अब उस क्रांति में क्या हुआ, दोबारा से जो बोर्बो राजवंश का राजा था ना उसको हटा दिया गया और जो हमारा फ्रांस था, ठीक है, उसको एक संवैधानिक राजतंत्र बना दिया गया। मतलब संविधान भी होगा और एक अध्यक्ष भी होगा, ठीक है जी। तो मैं पढ़ देता हूँ क्या है। बोर्बो राजा जिसे 1815 के बाद सत्ता मिली थी, उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका, ठीक है। मैं आपको बता ही चुका हूँ 1815 में जो लोग थे उदारवादी थे, उन्होंने हमारे बोर्बो जो राजा थे उनको उखाड़ फेंका था, हटा दिया था।
अब संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप को बनाया गया। ठीक है, लुई फिलिप थे जिनको बोला गया कि भैया आप हेड हो बट काम सारा संविधान से होगा। उसने कहा ठीक है। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारी जुलाई क्रांति हुई थी ना 1830 के अंदर, मैटरनिक अगर आपको याद हो, ठीक है, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। मैटरनिक एक पर्सन थे जिन्होंने 1815 के अंदर जो वेना की संधि हुई थी ना, तो वो जहाँ पर हुई थी तो उन्होंने इसी बंदे ने, यानी ये जो मैटरनिक था, इन्होंने ही वो संधि वगैरह करवाई थी। मेरे कहने का मतलब ये एक चांसलर थे, ठीक है, तो इन्हीं के इलाके में हुई थी वो संधि। ठीक है, तो उन्होंने बोला, एक टिप्पणी करी उन्होंने, ठीक है, उन्होंने बोला कि जब फ्रांस सीखता है ना तो बाकी यूरोप में भी सर्दी जुकाम हो जाता है। अब ऐसा उसने क्यों कहा? ठीक है, उन्होंने ऐसा किस लहजे में कहा मैं आपको बताता हूँ। देखो, फ्रांस के अंदर जो लोग हैं उन्होंने बोर्बो राजवंश को हटा दिया और आज़ादी आ गई। अब देखना बाकी राज्य भी विद्रोह करेंगे और अपनी आज़ादी के लिए मांग करेंगे। ठीक है, और हुआ भी ऐसा ही, बिल्कुल सही कहा था उसने। जुलाई क्रांति के बाद जो एक ब्रुसेल्स था उस वहाँ पर भी विद्रोह हुआ। ठीक है, वहाँ के लोगों ने अपने आप को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग करवा लिया। ठीक है, तो ये था अपनी जुलाई क्रांति। जुलाई क्रांति में क्या हुआ था, हमारे बोर्बो राजवंश के राजा को हटा दिया गया, एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, लुई फिलिप को लीडर बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। मैटरनिक ने बोला था कि जब फ्रांस सीखता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम लग जाता है। ठीक है, इसका कहने का मतलब था कि अब पहले फ्रांस में, अभी देखना फ्रांस में जब आज़ादी हुई है तो बाकी लोग भी अपनी आज़ादी मांगेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। एक ब्रुसेल्स था, ठीक है, बेल्जियम के अंदर पड़ता है ये, बेल्जियम की राजधानी है ये, आपने पढ़ा होगा सिविक्स के चैप्टर नंबर 1 में। तो वहाँ पर भी लोगों ने अपनी आज़ादी मांगने शुरू कर दी, किससे? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। ठीक है, ओके जी, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ध्यान से सुनो ये। संस्कृति ने 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। अब ये है क्या? संस्कृति, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, संस्कृति ने भी एक बहुत अहम भूमिका निभाई थी 18वीं और 19वीं शताब्दी में, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए। ठीक है, अब आपको इस आंसर में लिखना क्या है? आपको इस आंसर में लिखना है जो अपना रोमांटिसिज्म था, रूमानीवाद। याद आ रहा है आपको? यही टॉपिक लिखना है आपको आंसर में। जब भी आपसे संस्कृति के बारे में बात हो ना, अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन हो, आपसे संस्कृति के बारे में बात हो, तो आपको रूमानीवादी ज़रूर लिखना है, रूमानवाद ज़रूर लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंज करके ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रवाद तब फैलता है जब लोग यह मानते हैं कि वह सभी एक ही राष्ट्र का अंग है, यह कथन का समर्थन करें। या ये भी लिखा जा सकता है कि यूरोप में संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रवाद कैसे विकसित हुआ। इन सब का आंसर सेम ही है। ठीक है, अब मैं इन सब का आपको आंसर दिखाता हूँ पहले। ओके, रूमानीवाद, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा जी रूमानीवाद। ठीक है, अब ये रूमानीवाद है क्या? रूमानीवाद एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन है, ठीक है, जो खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। ठीक है, रूमानवाद में क्या था कि लोगों में एक राष्ट्रीय भावना जगाई गई। आमतौर पर जो रूमानी कलाकार थे ना, या जो कवि थे, वो तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना करते थे। उन्होंने कहा कि यार आप फैक्ट पे मत जाओ, मतलब सामने वाले की अगर आर्मी ज़्यादा है तो कुछ नहीं होता, इस बारे में मत सोचो। ठीक है, आप अपनी भावनाओं पे जाओ। ठीक है, आप अपनी आंतरिक भावनाओं पे जाओ, वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो हमारे में, भारत में भी यही है, हमारी चाहे आर्मी बड़ी हो चाहे कम हो, पर जो हमारी आर्मी का जो साहस है ना, वो फैक्ट से बहुत ऊपर है। हम नहीं सोचते कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगर आपने सोच लिया कि आप जीतोगे तो आप जीतोगे। ठीक है, तो यही हमारे रूमानीवाद जो कलाकार थे उनका कहना था कि आपको तर्क और वितर्क और ज्ञान के महिमा मंडल से दूर रहना चाहिए, आपको अपनी भावनाओं पे जाना चाहिए, क्योंकि आप जो सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, और ये जो रूमानीवाद था, इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन में ये था ना कि इसका एग्जाम्पल बताओ। तो एक जो रूमानी कलाकार थे जिसका नाम था योहान ग्रॉटफ्रीड, उन्होंने बोला था कि डास वॉक्स और वॉकगाइज्ड, इसका मतलब क्या है? आम लोग और राष्ट्रीय। ठीक है, ये दोनों वर्ड उन्होंने बहुत प्रचलित किए ताकि लोगों में एक रूमानीवाद की भावना जगाई जा सके। मैं रूमानीवाद को आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ ना, तो जैसे कि भारत है, ठीक है, 1857 में और या 1947 में हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास हथियार नहीं थे, हमें पता था कि हम ब्रिटिशरों से हार जाएंगे, बट फिर भी हमने आंदोलन लड़ा और अपनी भावनाओं के दम से भारत को आज़ाद करवा लिया। ठीक है, तो यही रूमानीवाद है।
ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। और इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे कि तुम्हारे जोहान गॉटफ्राइड हैं, वो भी ये बोलते थे कि अगर जर्मनी के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगानी है ना, तो एक दास वॉक्स और वॉक गाइस, इसका मतलब है कि आम लोगों और राष्ट्रीय, ये दो वर्ड प्रचलित करने पड़ेंगे जिससे लोगों में एक राष्ट्रीय पहचान बढ़े। हम भी अगर अपने देश के लिए कुछ करते हैं ना, तो अपने देश का नाम आगे रखते हैं, राष्ट्र का नाम आगे रखते हैं। तो ऐसे ही योहान गॉटफ्रीड का कहना था, ठीक है। और ऐसा ही आंदोलन जो आंदोलन था हमारा रूमानीवाद का जो आंदोलन था, ठीक है, जो एक सांस्कृतिक आंदोलन था, वो हमारा पोलैंड में भी किया गया, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि पोलैंड पे है ना हमारे रशिया ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। और जो रशिया था वो ये बोलता था कि कोई भी पॉलिश लैंग्वेज नहीं भूलेगा, बट लोग राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए, ठीक है, एक सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिए, ठीक है, अपने लोगों में एक राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए जानबूझ की पोलिश लैंग्वेज बोलते थे। तो ये भी एक अपने रूमानीवाद की एक पहचान है, ठीक है, या एग्जाम्पल है। तो पहला मैंने एक जर्मनी का एग्जाम्पल दिया और दूसरा मैंने किसका, पोलिश का एग्जाम्पल दिया, पोलैंड का एग्जाम्पल दिया। और एक तीसरा एग्जाम्पल और है, शायद आपको याद ना हो, अभी जब हमने किसका उसका पढ़ा था ना, क्या कहते हैं उसका, ग्रीस यानी यूनान की क्रांति पड़ी थी, तब मैंने आपको बताया था ना, वो जो क्रांतिकारी थे, ठीक है, वो लोगों में क्या कर रहे थे, भावना जगा रहे थे राष्ट्रभक्ति की और देशभक्ति की। कैसे? वो बार बार लोगों को, जो कलाकार थे, जो पोएट्स थे, वो ये बोल रहे थे कि जो हमारा यूनान है, ठीक है, वो यूरोप की जो सभ्यता है उसका एक पालना है, ठीक है, और उसकी प्रशंसा कर रहे थे, ठीक है, जिससे लोगों को ये लग रहा था कि जी हाँ, यूनान को एक अलग देश होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ऑटोमन बिस्मार्क पर संक्षिप्त नोट लिखिए। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ऑटोमन जो बिस्मार्क था उस पर संक्षिप्त नोट बताऊंगा जब मैं आपको इटली के एकीकरण और साथ ही में जर्मनी के एकीकरण के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है, ऑटोमन बिस्मार्क के बारे में बताऊंगा, बट आते हैं पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि बाल्कन्स में राष्ट्रवादी तनाव क्यों उभर आया। एक्चुअल में बाल्कन्स था क्या, ये 1871 की बात है, ठीक है। बाल्कन्स में एक गंभीर राष्ट्रवादी तनाव बढ़ गया था। अब ये था क्या, बाल्कन्स एक क्षेत्र था जिसमें आज रोमानिया, बुल्गारिया, आर्मेनिया और बहुत सारे देश आते हैं, ठीक है। और जो बाल्कन्स थे ना, वहाँ के जो निवासी थे आमतौर पर उनको स्लाव्स बोला जाता था, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई है। अब क्या था कि बाल्कन्स उस टाइम बहुत बड़ा एरिया होता था, पर धीरे धीरे जो लोग थे बाल्कन्स में ना, उस टाइम ऑटोमन साम्राज्य था, मतलब एक मुस्लिम साम्राज्य राज करता था बाल्कन्स के अंदर। तो बहुत सारे जो लोग थे बाल्कन्स के अंदर, जो अलग अलग एरिया था, वहाँ पर लोगों के अंदर क्या था कि एक देश की, एक राष्ट्रीय राज्य की डिमांड उभरी, ठीक है, और एक देशभक्ति की भावना जागी और उनको ये लगने लगा कि हमको अपने आप को बाल्कन से या ऑटोमन साम्राज्य से अलग कर लेना चाहिए और एक अलग राष्ट्रीय राज्य बनाना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि बाल्कन से अपने आप को अलग तो करवा लिया, पर एक दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई उनमें, जो विस्तारवाद, यानी उन्होंने ये सोचा कि अब हम जो अलग हो गए हैं, अब क्या करेंगे, हम दूसरे देश पे कब्जा करेंगे। तो बाल्कन्स के अंदर ही जितने भी देश थे ना, उन्होंने दूसरे एरिया पे कब्जा करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और जब उन्होंने दूसरे एरिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया था ना, तो ऐसे लड़ाई भड़क गई, ठीक है। और इसी की वजह से पूरे के पूरे जो दूसरी कंट्रियाँ थी ना, दूसरे एरिया के जो देश थे, उन्होंने भी बाल्कन्स के अंदर हमला करने का सोच लिया। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि हम भी अटैक करेंगे, हमको भी थोड़ी बहुत ज़मीन मिल जाएगी। तो इसलिए जो बाल्कन्स था, ठीक है, उसमें एक गंभीर तनाव का माहौल शुरू हो गया था, क्योंकि पूरा एक विश्व युद्ध माना जाता है कि 1914 के अंदर जो हमारा विश्व युद्ध हुआ था ना, उसका कारण बाल्कन्स के अंदर जो तनाव शुरू हुआ था ना, वो भी है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो कि बाल्कन्स क्या था कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, अलग अलग देश थे उसमें, उनके जो आमतौर पर जो निवासी थे उनको स्लाव्स बोला जाता था। जो बाल्कन्स था वो ऑटोमन साम्राज्य के अंदर आता था। बाल्कन्स के अंदर जो अलग अलग राज्य थे वो एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे अपने, और इसी के लिए उन्होंने आंदोलन वगैरह भी किए, लड़ाई वगैरह भी लड़ी, और साथ ही में उन्होंने अपना एरिया फैलाने का सोचा। परंतु जब उन्होंने अपना एरिया फैलाने का सोचा तो उनका देशों से लड़ाई वगैरह हो गई, ठीक है, जंग हो गई, युद्ध हो गया, और बहुत सारे जो लोग थे, जो हमारी जो महाशक्तियाँ थी, वो भी उस युद्ध में उतर गई, और माना जाता है कि यही हमारे प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना, ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की कि ज़ोल्वरीन क्या था।
या ज़ोल्वरीन क्या है, आज तो नहीं है वैसे, ज़ोल्वरीन क्या था, तो ये देखो जी, ये है ज़ोल्वरीन। ठीक है, 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जिसको ज़ोल्वरीन कहा जाता है उसकी स्थापना की गई। ठीक है, जिसमें अधिकांश जर्मन के राज्य शामिल हो गए। ठीक है, इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। क्या पहला तो ये था कि शुल्क जो अवरोध होते हैं ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो शुल्क देना पड़ता है उसको समाप्त कर दिया जाए, ये इनकी डिमांड थी और ये उन्होंने कर भी ली थी। और तीसरा था जो मुद्राएं हैं ना उनकी संख्या 30 से 2 कर दी जाए, और ये उन्होंने कर भी दिया था। तो 1834 में बनाया गया था, किसकी, प्रशा की पहल से बनाया गया था हमारा ज़ोल्वरीन, और बाद में जो जर्मन के राज्य थे उन्होंने भी इसको शामिल कर लिया। जो ज़ोल्वरीन था उसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, जो शुल्क अवरोध थे उनको समाप्त कर दिया जाए, और वो उन्होंने कर भी लिया, और साथ ही में मुद्रा को 30 से 2 कर दिया जाए, वो भी उन्होंने कर दिया। ठीक है, तो ये था अपना ज़ोल्वरीन। ओके जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि यूरोप में 19वीं शताब्दी के दौरान महिला की प्रतिमा राष्ट्र का रूपक कैसे बन गई, स्पष्ट करें। ठीक है, देखो जैसे कि हमारा भारत है, भारत को भारत माता बोला जाता है। ठीक है, हमारे फ्रांस के अंदर जो रूपक हैं, रूपक का मतलब होता है जब किसी भी देश को आप किसी एक जीवित व्यक्ति में उतार दो ना, तो उसी को आप रूपक कहते हैं। जैसे भारत को भी भारत माता, क्या भारत माता को किसी ने देखा है, नहीं देखा। ठीक है, वो हमारी सोच में है, ये मिट्टी ही भारत माता है। तो वैसे ही ये जो विचार था वो बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था 19वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इसी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको आंसर पे लेकर जाता हूँ पहले तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में कलाकारों ने देश को एक व्यक्ति की तरह चित्रित किया, जैसे कि मैंने आपको बताया। जैसे कि हमारे भारत को भारत माता, फ्रांस में मारियान, और जर्मनी में जर्मेनिया नामक रूपक वगैरह बनाए गए। ठीक है, तो जो हमारे कलाकार थे यूरोप में, उन्होंने देश को एक व्यक्ति की तरह चित्रित किया। उस समय नारी को राष्ट्र की तरह प्रस्तुत किया जाता था। वह कोई जीवित महिला नहीं थी, वह बस एक कल्पना थी जिसे रूपक कहा जाता था। समझ आ गया आपको? आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, और जैसे कि भारत की जो रूपक है उनका नाम है भारत माता, वैसे ही फ्रांस की जो रूपक है उनका नाम है मारियान, जर्मनी की जो रूपक है उनका नाम है जर्मेनिया। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो हमारी मारियान है वो आज़ादी की प्रतिमा है, और उन्होंने रेड कलर की कैप वगैरह पहनी हुई है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी जर्मेनिया है वो साहस की प्रतिमा है। उन्होंने ना ओक के पत्ते का एक ताज पहना हुआ है, ये याद रखना आप। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, रूपक में कोई दिक्कत ना आई हो। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी छोटी से छोटी दिक्कत आए ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे को। ओके जी, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। तो जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया तो ये रही। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो पूरा आंसर यही लिखा हुआ है, तो आपको यही लिखना है। ठीक है, ओके जी, तो अब मैं आपको बताता हूँ आंसर है क्या ये। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि 1848 में जो हमारे जर्मनी के लोग थे उन्होंने क्या किया था, संसद के लिए, राष्ट्र राज्य के लिए आंदोलन वगैरह किया था, परंतु राजाओं ने और फौज ने उनको दबा दिया, उनके आंदोलन को कुचल दिया। ठीक है, उसके बाद जर्मनी के साथ में एक देश था जिसका नाम था प्रशा। ठीक है, उनके जो बड़े भूस्वामी थे जिनको जंकर्स बोला जाता था, जंकर्स ऑफ प्रूशिया बोला जाता था, उन्होंने जर्मनी के लोगों का समर्थन करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि हम जर्मनी के इस आंदोलन का साथ देंगे और जर्मनी को एक राष्ट्र राज्य बनाएंगे। ठीक है, प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया, मतलब उन्होंने बोला कि हम आपको एक राष्ट्र राज्य बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रशा के ये एक प्रमुख मंत्री थे जिनका नाम था ऑटोमन बिस्मार्क। मैंने इसके बारे में बोला था ना कि ऑटोमन बिस्मार्क के ऊपर एक आपको शॉर्ट नोट लिखना है, तो आप यही लिखना कि ऑटोमन जो बिस्मार्क थे उन्होंने कमान संभाल ली और उन्होंने बोला कि हम प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एक राष्ट्र राज्य और एकीकृत राष्ट्र राज्य बनाएंगे। ठीक है, उन्होंने यानी ऑटोमन बिस्मार्क ने 7 सालों तक 3 वॉर लड़ी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और तीनों को हरा दिया और हमारे जर्मनी को एक एकीकृत राज्य बना दिया गया। ठीक है, और 1871 जनवरी में 18 जनवरी 1871 में जो प्रशा के राजा थे जिनका नाम था विलियम काइज़र, यानी काइज़र विलियम उनका नाम था। ठीक है, उनको ही जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। ठीक है, देखो वो राजा तो बना था बट वो बहुत अच्छा राजा था। ठीक है, उसने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग, कानून, न्यायिक व्यवस्था में आधुनिकीकरण किया था। ठीक है, तो ये था कि कैसे किया गया, सिंपल था कि 1848 में बहुत सारे जो लोग थे उदारवादी थे, उन्होंने आंदोलन करने का सोचा और
जो जर्मनी था उसको एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया, परंतु वो फेल हो गए। उसके बाद जो भूस्वामी थे प्रशा के, उन्होंने सोचा कि हमको इनकी मदद करनी चाहिए, और उसके बाद जो ऑटोमन बिस्मार्क थे उन्होंने 7 साल तक 3 लड़ाइयाँ लड़ी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और हमारे जर्मनी को एक एकीकृत राज्य बना दिया गया। ओके जी, आई होप ये समझ आ गया, और इसी के साथ आपको ऑटोमन बिस्मार्क का जो मैंने क्वेश्चन छुड़वाया था वो भी आपको क्लियर हो गया हो। ओके, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया स्पष्ट करें। अब हमें जर्मनी का तो समझ आ गया, अब आप इटली का भी देख लो। इटली का भी एकीकरण हुआ था, ठीक है। तो इटली में आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो इटली था वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। जो हमारा इटली का जो ऊपर वाला पार्ट था, ठीक है, उत्तर वाला भाग था, वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर आता था या साम्राज्य के अंदर आता था। जो मध्यम वाला पार्ट था वो पोप के अंदर आता था। पोप का मतलब होता है धार्मिक गुरु होते हैं ना क्रिश्चियन के, वो। और जो हमारा सबसे नीचे वाला दक्षिण वाला जो भाग था किसका, इटली का, वो स्पेन के बोर्बो राजवंश में आता था, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा इटली होने के बावजूद सिर्फ एक ही ऐसा छोटा सा राज्य था, जैसे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर ही मान सकते हो, एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था सिर्डिनिया पिडमोंट। उसके अंदर एक राजा था जिसका नाम था विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो मतलब, और वो इटालियन था, इतावली यानी इटालियन लैंग्वेज बोलता था। तो मतलब आप सोच सकते हो इतना बड़ा इटली, ठीक है, और अलग अलग राज्य में बटा हुआ था, और वहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा राजा था जो इटालियन बोलना जानता था, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि बड़ी दिक्कत हो रही थी बहुत सारे लोगों को, ठीक है। जो लैंग्वेज थी, ज़्यादातर जो लोग थे वहाँ पर इटली बोलते थे, ठीक है। इटली के साथ बहुत अलग अलग लैंग्वेज भी, इटालियन के साथ बहुत अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते थे, ठीक है। अब जो ज़िम्मा उठाया था 1830 में, वो उठाया था जुसेपे मस्सीनी ने। मैंने आपको बताया था ना, जब अभी सबसे पहला क्वेश्चन हमने करा था तो मैंने आपको बताया था कि जुसेपे मस्सीनी वो ये चाहते थे कि इटली को मिला दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया, परंतु वो फेल हो गए। उसके बाद एक पर्सन थे जिनका नाम था मंत्री कावर, जिसको हम काउंट कमीलो डे कावर भी कहते हैं। इस पे आपको एक शॉर्ट नोट आ सकता है, और मैंने लिखा हुआ भी है, देखो, काउंट कमीलो डे कावर के ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो जब जुसेपे मस्सीनी 1831 से 1848 के बीच में जब नहीं जितवा पाए, ठीक है, हमारे इटली को एक एकीकृत राज्य नहीं बना पाए, राष्ट्र राज्य नहीं बना पाए, तो जो मंत्री थे जिनका नाम था कमीलो कावर, उन्होंने क्या किया, इटली के अलग अलग राज्य को मिलाने का सोचा, ठीक है। उन्होंने आंदोलन किया और शुरुआत करी उन्होंने हैब्सबर्ग एम्पायर से, ठीक है। जो उत्तर वाला पार्ट था उनको उन्होंने सबसे पहले जीतने का सोचा, ठीक है। उन्होंने लड़ाई लड़ी और 1859 में ऑस्ट्रियन बलों को हरा दिया, और जो हमारा ऑस्ट्रिया का ऊपर वाला पार्ट था उसको इटली के अंदर ले लिया। पोप जो था वो शांति से मार गया, और जो हमारा नीचे वाला पार्ट था ना, स्पेन के जो बोर्बो राजवंश थे, जो स्पेन के राजा थे, उनको कैसे हराया उन्होंने, 1807 में दक्षिण इटली के 2 राज्य थे जिनका नाम था सिसिली, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, एक पर्सन और थे जिनका नाम था जोसेपे गरीबाल्डी, ठीक है। तो जो जोसेपे गरीबाल्डी थे ना, उन्होंने सोचा कि हम आज़ाद करवाएंगे किसको, बोर्बो राजवंश के, जो स्पेन के जो बोर्बो राजवंश है ना, उन्होंने जो इटली के एरिया पे कब्जा कर रखा है ना, उसको हम आज़ाद करवाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपनी आर्मी वगैरह बनाई, स्वयं सेवक लोगों को बुलाया, ठीक है, जिनके पास शस्त्र वगैरह थे उनको बुलाया, हथियार वगैरह थे, और उन्होंने अटैक कर दिया साउथ वाले पार्ट पे, ठीक है, जहाँ पर स्पेन के राजा थे। किसानों ने भी बहुत समर्थन किया, वहाँ के जो किसान थे, कहाँ के, हमारे स्पेन के जो बोर्बो राजवंश थे ना, वो जो साउथ वाला, इटली का साउथ वाला एरिया था, यहाँ पर जो किसान थे ना, उन्होंने जो जोसेपे गरीबाल्डी थे ना, उनको बहुत सपोर्ट किया कि ठीक है आप यहाँ पर आओ और इटली को एकीकरण कराने में हम भी आपकी हेल्प करेंगे। ऐसे उन्होंने हेल्प करी, और 1860 में फाइनली जो हमारा साउथ वाला पार्ट था ना, जो स्पेन के राजाओं के अंदर था, बोर्बो राजवंश के अंदर था, उसको भी मिला लिया गया, किसमें, हमारे इटली में। तो अब इटली एक पूरा एक एकीकृत राज्य बन गया, और इटली के जो नए राजा थे वो बने हमारे विक्टर इमैनुअल सेकंड। ये वही राजा थे जो मैंने आपको बताया था ना, अभी जब क्वेश्चन पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि एक ही ऐसा एरिया था हमारे इटली के अंदर जहाँ पर एक राजा थे जो क्या बोलते थे, इटालियन लैंग्वेज बोलते थे। तो उन्हीं को, जिनका नाम था विक्टर इमैनुअल, इटली का राजा बना दिया गया। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप के बाकी हिस्सों के मुकाबले ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास कैसे अलग था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहा, तो मैं आपको बता दूं, ब्रिटेन में ना बहुत ही अजीब दास्तान हुई, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि जर्मनी में क्या हुआ, 2-3 साल में लड़ाई लड़ी, 7 साल में लड़ाई लड़ी और बना दिया राष्ट्र राज्य। इटली में 1-2 साल तक लड़ाई लड़ी, बना दिया राष्ट्र राज्य। पर ब्रिटेन, जिसको आप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कहते हो, ठीक है, उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा उसको एक राष्ट्र राज्य बनाने में, ठीक है। देखो, पहले क्या होता था कि जो अपना
इंग्लैंड था, पहले सिर्फ एक इंग्लैंड था, ठीक है, जिसमें अलग अलग भाषा के लोग रहते थे, जैसे अंग्रेजी, वेल्श, स्कॉट, ठीक है, आयरिश वगैरह। अब हुआ क्या कि वहाँ पर है ना जो अंग्रेज लोग थे, ठीक है, जो अंग्रेजी बोलते थे, वो उनके पास थोड़ी सत्ता वगैरह आ गई, ठीक है, और उन्होंने राजा को हटा दिया। कब हटा दिया? 1688 में हटा दिया। ओके जी। उसके बाद 1701 के अंदर उन्होंने अपने एक साथ की कंट्री जिसका नाम था स्कॉटलैंड, उसके साथ एक संधि करी, जिसको एक्ट ऑफ यूनियन कहा जाता है, एक संधि करी, और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला दिया गया और एक यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया, ठीक है। परंतु उन्होंने स्कॉटलैंड को मिला तो लिया था, बट वो स्कॉटलैंड की बात ही नहीं सुनते थे। स्कॉटलैंड के जो संस्कृति थी उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, स्कॉटिश जो लैंग्वेज थी उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, और सिर्फ इंग्लिश को ही प्राथमिकता दी गई, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने आयरलैंड को भी मिला लिया। कैसे मिला लिया? आयरलैंड में ना दो धर्म के लोग रहते थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो जो हमारे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन थे ना, उन्होंने किसका साथ दिया? आयरलैंड के लोग जो कैथोलिक लोग थे ना, उनका साथ दिया और लड़ाई करवा दी, और बाद में 1801 के अंदर उन्होंने ज़बरदस्ती बलपूर्वक आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बना लिया, ठीक है। तो देखो, जो हमारा ब्रिटेन था, ठीक है, उसकी जो राष्ट्र राज्य की जो शुरुआत हुई, बनाने की शुरुआत तो 1688 में हुई और ख़त्म 1801 में हुई, जब उन्होंने ज़बरदस्ती आयरलैंड को मिला दिया गया। तो यानी कितनी लंबी प्रोसेस थी ना राष्ट्र राज्य बनाने की। ओके, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्कान्स का संकट प्रथम विश्व युद्ध का कारण कैसे बना? ये आपको बताइए, मैं आपको बता ही चुका हूँ जब मैंने बल्कान्स वाला क्वेश्चन पढ़ाया था, कि जो बल्कान्स के अंदर जो अलग अलग देश थे वो आपस में लड़ने लग गए थे, दूसरे जो महाशक्तियाँ थी वो भी जंग में कूद चुकी थी, युद्ध में कूद चुकी थी, और पूरा वो विश्व युद्ध बन चुका था। तो यही जो बल्कान्स का संकट है वो प्रथम विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बना। काउंट कमीलो डे कावर, इसके बारे में अभी मैंने शॉर्ट नोट बताया था जब मैंने आपको इटली के यूनिफिकेशन के बारे में बताया था, ठीक है। याद है ना आपको? इन्होंने जो हमारे काउंट कमीलो डे कावर थे, उन्होंने किसको? हमारे नॉर्थ वाले पार्ट को मिलाने में बहुत बड़ा रोल निभाया था, यानी ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को मिलाने में बहुत बड़ा रोल निभाया था, ठीक है जी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना यार। हिंदी मीडियम वाले बच्चों से खासकर रिक्वेस्ट है कि शेयर ज़रूर करो। आपका जो सपोर्ट है वो बहुत ही बहुमूल्य है, ठीक है। सो सपोर्ट ज़रूर करना यार। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है किसी क्वेश्चन में तो बताना मेरे को। ये जो क्वेश्चन है उनकी PDF मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। चैनल, ये जो मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ ना, जो मैं आंसर दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअल में नोट्स है। तो मैंने जो चैप्टर एक्सप्लेन कराया था ना, उसी के डिस्क्रिप्शन में जाके आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यार, मैंने एक न्यू चैनल बनाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैं अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने यूट्यूब से कैसे अर्निंग करी, आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। आप यूट्यूब से कैसे अर्निंग कर सकते हो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ऑल दो 1300 से ज़्यादा बच्चों ने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया, तो आप भी पीछे मत छूट जाना, आप भी सब्सक्राइब कर लेना। आप मेरे को चाहो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो मैं आपको बता चुका हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ, हिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म, पूरा ओवर। अब बस आप प्रैक्टिस करो हिस्ट्री की, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट भी ख़त्म होने ही वाले हैं जल्दी आपके, ठीक है। मतलब सिविक्स वगैरह और जो अपना समाज विज्ञान है और अर्थशास्त्र है वो भी जल्दी ओवर हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।